हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। उम्मीद करता हूँ साथियों बेहतर होंगे। और आज मैं आप सभी को जब आपका पेपर होने वाला उससे पहले एक विज्ञान का उत्तर प्रदेश बोर्ड मतलब यूपीएमएसपी के द्वारा एक मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, और इस सब्जेक्ट साइंस से, जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको देख लीजिएगा, इसके नमूने को देख लेंगे, आपको बहुत मदद मिलेगा। कभी कभी इसी मॉडल पेपर से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आइए साथियों शुरू करेंगे इस क्लास को। लेकिन मैं एक बार कहना चाहूँगा, इस क्लास को पूरा देखिएगा, बहुत ही सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जो भी निर्देशांक है मैंने आपको पहले कई बार वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि सर 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, पेपर जरूर पढ़ा करो। पेपर पढ़ने से ये पता चलता है कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो जो आता है उसे हम लोग पहले करेंगे और जो नहीं है उसको बाद में करेंगे, लेकिन सब जरूर करेंगे। पहले वही करेंगे जो हमें अच्छे से आता है, जिससे होगा कि शुरुआत में मुझे सारे नंबर मिल जाएंगे, बाद में मिला तो सही, नहीं मिला तो भी सही, लेकिन पहले हम उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो हमें अच्छी तरीके से आता है। अगले देखिए, अब साथियों ये सब आपको पता हो एमआर शीट पे क्या करना है, कैसे करना है। हम डायरेक्ट आते हैं मुद्दे की बात पे। सेक्शन 1 साथियों इसका है खंड ए, बहुविकल्पीय प्रश्न, और उसमें भी उपखंड 1 जो कि शुरुआत में शुरू होता है फिजिक्स से मेरे साथियों। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल लिखा हुआ है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। सबसे पहली बात, ये पारदर्शी है। तो पारदर्शी साथियों क्या, ध्यान से समझिएगा, वो दर्पण भी हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। तो जहाँ पर दोनों पृष्ठ या एक पृष्ठ गोलीय होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 गोलीय दर्पण, त्रिज्या गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर साथियों से सी गोलीय लेंस। गोलीय लेंस कैसे होते हैं? एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। ओके, अगला लिखा है, दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो सर ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल दर्पण का उपयोग बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। अगला सवाल लिखा है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f मतलब इसकी दूरी होती है, और अनंत के बीच में कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए सही है, वास्तविक उल्टा और छोटा। मेरे प्यारे साथियों वास्तविक उल्टा और छोटा ये साथियों कब है? जब किसी उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु 2f और अनंत के बीच में रखी रहती है। अब यहाँ देखिए लिखा, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? मतलब हमारी नेत्र की साथियों अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए जरा दृष्टि द्वारा, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी सही है, समंजन क्षमता के द्वारा ही मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम ज़्यादा किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, ध्यान पड़ेगा। लिखा है कॉलम ए, ये सवाल है कॉलम, और कॉलम बी को यहाँ पे राशि दे के रखा है साथियों, और यहाँ पर क्या दे के रखा है? ऐसा ही मात्रा दे के रखा है। इनको मैच करिए और सही मिलान यहाँ पर करिए, ध्यान समझिएगा। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो पहला किसके में साथ मिल गया? चौथे के संग। पहले के संग कौन आ गया? चौथा आ गया। अगला विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो दूसरा कहाँ पहुँच गया? पहले के साथ पहुँच गया। इसको लिख लेंगे तभी हम बता पाएंगे। विद्युत शक्ति मतलब पी कहाँ पहुँच गया? वाट के पास। पी का मात्रक वाट होता है। यहाँ से हमारे 4-5 सवाल का आंसर एक ही में मिल जाएगा। कभी कभी एक ही सवाल पूछ सकता है इसका कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है साथियों? एम्पियर। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो सर तीसरा कहाँ पहुँच गया है? दूसरे के पास पहुँच गया है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जो कि ये पहुँचा है तीसरे के साथ। अब ध्यान से देखिए, इसको मैच करते हैं। पहला चौथे के पास, पहला चौथा, फिर दूसरा पहला, तो ये हमारा नहीं हो सकता। अगला इसमें पहला तो ये भी तो हो नहीं सकता, कटिए। पहला ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए, पहला चौथा, दूसरा पहला, तीसरा दूसरा, चौथा तीसरा। ऑप्शन नंबर अगर डी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आपको जो एमआर शीट में भरना है वो डी वाला ही कोला करना होगा जब ये सवाल आएगा, और साथियों सवाल का जवाब आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। कोई नहीं कि ऑप्शन ठोक देंगे, सर ये ऑप्शन सी में रख दें, आप ऐसे से मैच करेंगे और उसको अपने दिमाग में मैच करके यहाँ पर मैच करेंगे। आगे देखिए,
ये सवाल साथियों जो मैंने एक बार ऑब्जेक्टिव सवाल आपको करवाया है सीरीज में, 200 प्रश्नों की सीरीज में, वहाँ पे मैंने सवाल करवाया, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आपको पता चल गया उसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में पहले से बता दीजिए। सवाल लिखा हुआ है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हैं किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? 1:2, 2:1, 1:4 और 4:1। तो ऑप्शन नंबर से तो इसका सही है सी, 1:4। इसको याद कर लो, कम समय बचा है लास्ट टाइम, ज़्यादा कॉन्सेप्ट सफा रखिए अपने आप में, बस करेक्ट जवाब याद रखिए। अगला सवाल लिखा है, किसी विद्युत धारावाही सीधी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है? शून्य होता है, इसके सिरे और की ओर जाने पर घटता है, सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर साथियों समान रहता है। तो सभी बिंदुओं पर समान रहता है, ऑप्शन नंबर का डी सही है। क्यों सही है? कि जो विद्युत सीधी प्रणालिका होगा साथियों, उसमें सभी बिंदुओं पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। इस बात को याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आया होगा। अगला सवाल, अब ये उपखंड चालू हो गया, यहाँ से 8 नंबर शुरू होगा और ये साथियों यहाँ से केमिस्ट्री शुरू होगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। यहाँ पर ए लिखा है, ये दिख नहीं रहा होगा, बी लिखा है, ये सी लिखा है और यहाँ पर डी लिखा है। तो मेरे प्यारे से बेंजीन का मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। इसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। और साथियों इसके विषम स्तर पे, मतलब अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन इस चित्र के अनुसार चलेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसके सामने डबल बॉन्ड नहीं होगा। अब आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पर मिल जाएगा, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर साथियों एक छोड़ का डबल बॉन्ड होता है। यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ नहीं होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने इसको लगा दिया। अब इसके पास 4 बैलेंसी होनी चाहिए, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा देंगे, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन लगा देंगे, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन और इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और देखते हैं कि 8 नंबर में कौन सा जवाब देगा। चित्र के बाद यहाँ पे ऑप्शन लिख के रखा था, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अगला सवाल लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी होता क्या? एक जात वाले, मतलब एल्केन है तो एल्केन होंगे, प्रोपेन एल्केन के बाद एल्कीन है तो एल्कीन होंगे, एल्काइन है तो एल्काइन होंगे, एल्कोहल है तो एल्कोहल होंगे, मतलब एक ही जात वाले होंगे, तभी वो साथियों समजातीय श्रेणी कहलाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CH4CO2H6, ये क्या है? ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। और देख लेते हैं, ये एल्कोहल है, ये अम्ल है, ये नहीं हो सकता। ये क्या है? एल्केन है, ये एल्कोहल, ये नहीं हो सकता। ये एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है, तो साथियों ये भी सही है और ये भी सही है। अब इन सभी का कूट हमें देखना पड़ेगा, हमारा कौन कौन जवाब सही है हमें पहचानना होगा। हमारा पहला सही है और चौथा सही है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला दूसरा पहला चौथा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। जब इस प्रकार का सवाल आ जाएगा तो कूट छांटना होगा, कौन कौन सही है उसके कूट के अनुसार यहाँ पे हमको कम्बिनेशन ढूंढना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में जरूर आया होगा। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा है, पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन नंबर अयस्क, गैंक, खनिज, धातु। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी सही है, खनिज। तो क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिए। क्वेश्चन का ऑप्शन बदल सकता है लेकिन साथियों आंसर नहीं बदल सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए, मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, मुंह का pH 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। साथियों ऑप्शन नंबर बी सही है, 5.5 से कम होने पर साथियों क्या होता है? दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर इसको समझ गए तभी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लिखा है, इसको पढ़ना है, उसके कूट में सही जवाब देना है। लिखा है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह विस्थापन अपक्रिया, ये सही है, ये सही है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी सही है। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा है, दोनों अभिकथन पहला तथा तर्क दूसरा सही है तथा तर्क दूसरा अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। जी नहीं, ये गलत बात है। वो विस्थापन अपक्रिया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पर भी विस्थापन अपक्रिया हुई है। जी नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा अभिकथन एक तथा तर्क दोनों सही हैं, ये बात हमने बता दिया, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ये आपका जवाब नंबर बी सही है। क्यों? क्योंकि साथियों ये विस्थापन अपक्रिया है
और ये विस्थापन अपक्रिया नहीं है, इसलिए सही है। दोनों अपने आप में सही है, यहाँ तक हो गए, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। तर्क जो है अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, कि जो वो कह रहा है वही अब तर्क नहीं कह रहा है, इस बात को समझिएगा। अब आगे देखते हैं। इस सवाल को भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज में करवा के रखा है, लेकिन निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH प्लस गिव्स आउट डॉट डॉट है साथियों CH3CONA प्लस H2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ Na, यहाँ पर भी Na है, एक H है, यहाँ पर एक H है, एक O A O, यहाँ से एक H बचा, एक H यहाँ पर जब जुड़ेगा तो बन जाएगा साथियों CH3COOH। यही आपका करेक्ट जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कि कैसे करना है इस प्रकार के सवाल को। दोनों तरफ देखना है, कौन बैलेंस है उसको टिक मार देना, जो नहीं बैलेंस है उसी को हम लोग साथियों यहाँ लिख लेंगे और वही अपना आंसर हो जाएगा। मेरे साथ अब उपखंड 3 चालू हो रहा है, मतलब कि अब बायोलॉजी चालू होने जा रहा है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। मतलब हमारे नाक जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे सांस कैसे कैसे होकर कहाँ से जाती है। नंबर 1, नासाद्वार से कंठ में जाती है, फिर ग्रसनी में जाती है, श्वास नली में जाती है, फेफड़े में जाती है। ऑप्शन नंबर बी, नासा मार्ग से नासाद्वार, श्वास नली, ग्रासनी, कंठ को फकाएं, फिर कंठ, नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े, नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कुपकाएं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। साथियों हमारी जब हम लोग सांस लेते हैं या जब ये वायु हमारे कैसे प्रवेश करता है, हमारे नाक में जाएगा, फिर ग्रसनी में जाएगा, फिर कंठ में जाएगा, फिर श्वास नली में जाएगा, फिर कुपकाएं में जाएगा। ये उम्मीद करता हूँ इसको सही आंसर याद कर लो, जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक मार देना। आगे लिखा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है पहले बच्चों सही से कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। लिखा है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग निर्धारण होते हैं, ये बात सही है। मानव पुरुष में X और Y गुणसूत्र होते हैं, ये भी सही है। अब आते हैं इसको पढ़ते हैं, ये कह रहा है कथन और कारण दोनों सत्य हैं, सही बात है। और कारण कथन की सही व्याख्या करता जी नहीं, इसलिए व्याख्या नहीं कर पा रहा है कि जो भी बच्चे होते हैं लिंग निर्धारण पिता से तो होता है क्रोमोसोम से, लेकिन इसमें माता का भी योगदान होता है साथियों। लेकिन यहाँ पे केवल पुरुष के बारे में चर्चा किया गया। आगे देखते हैं, कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, यही ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जो भी सवाल आएगा उसको पढ़िएगा और उसका जवाब सोच समझ के दीजिएगा। आगे देखते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों इसके चित्र के बारे में मैंने चर्चा एक बार कर दिया क्लास में, इसलिए मैं इसका जवाब आपको पहले दे चुका हूं। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिकतर बच्चे जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे और गलत करके आ जाएंगे। लिखा ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी, यह शरीर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथ को आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी, थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन से भी कहते हैं। साथियों ये सही है, ये सही है, लेकिन ये नहीं सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कहोगे भैया ऑप्शन नंबर ए क्यों सही होगा, इसमें पूछा ही है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, तो आपको OMR में भरना कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए को ही गोला बनाना होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा था, तो एक चित्र देखिए रखा है, इसमें कह रहा है ए और बी सी का नाम बताइए। तो जो ए है, ए यहाँ पर है साथियों, बी कहाँ है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। मैं आपको बताता हूँ ए और बी सी को क्या कहा जाता है। जो ये होता है प्यारे साथियों, इसे बोलते हैं बीज पत्र। क्या बोलते हैं साथियों, बीज पत्र। और जो ये होता है इसको साथियों बोला जाता है प्रांकुर। क्या बोला जाता है, प्रांकुर। और इसे क्या बोलते हैं साथियों, इसे बोलते हैं मूलांकुर। अब देखिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो ABC सीक्वेंस में बीज पत्र, प्रांकुर, मूलांकुर, इसको याद कर लीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला सवाल लिखा है, यहाँ समझिएगा। लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिकता समानता होती है, क्योंकि नंबर 1, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनन भाग लेता है, ये सही है। अलैंगिक जनन में युग्मज शामिल नहीं होते, ये भी सही है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, ये गलत है साथियों। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये भी गलत है साथियों।
मेरे पे तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर 3 4 गलत नहीं है। मेरा कहना क्या ये समझिए ध्यान से, मैं गलत क्यों बोला हूँ क्योंकि ये इस क्वेश्चन का मैच नहीं कर रहा है इसमें, लेकिन ये सही है अपने आप में। लेकिन सर तो कुछ स्तरों पर ही सही है। जो पहला दूसरा ये कह रहा है कि समानता क्या है, संतत में उत्पन्न सतह में परस्पर अधिकता समानता क्या है। अब लैंगिक और अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसमें सा तो समानता क्या है, लगभग उन बातों की केवल चर्चा करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही केवल इसमें समान होते हैं, बाकी समान नहीं होते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर पर कौन होता है। मेरे प्यारे साथियों, तीसरे पे कौन होता है इसको समझ लीजिए। एक होता है उत्पादक, ना समझिएगा, उत्पादक के बाद शाकाहारी, शाकाहारी के बाद क्या होता है, मांसाहारी, मांसाहारी के बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर भी मांसाहारी होते हैं लेकिन बड़े जानवर, क्या होते हैं, बड़े जानवर। क्या पूछा है, पोषी स्तर पूछा है, ध्यान समझिएगा। यहाँ उत्पादक और क्या ग्राही में नहीं पूछा है, न ही यहाँ पर पूछा है साथ उपभोक्ता में। पोषी स्तर यहीं से शुरू होता है, 1 2 3 4। तो तीसरे स्तर पे कौन है प्यारे बच्चों, मांसाहारी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लेकिन मेरे साथियों उत्पादक कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, इस बात को याद रखिए। शाकाहारी कौन होते हैं, प्रथम उपभोक्ता होते हैं, प्रथम उपभोक्ता होते हैं। कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है, अच्छी तरीके से तैयारी करके जाइए, आपके बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। बस आप अच्छे से ईमानदारी से काम करते रहिए। अब यहाँ से और रचनात्मक प्रश्न शुरू हो रहा है, एक बार देख लीजिए। ये सब मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, ये सब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। लिखा है दूर दृष्टि किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हमें आकाश में धनुष के और वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है, इसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद नहीं कर रहा है एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग लिखना है साथियों। यहाँ पे देखिए इसको मैंने कई बार लगवा दिया एग्जाम्पल को, ये दोनों न्यूमेरिकल मैंने लगवा दिया, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लो साथियों। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। अगर आपको इस सभी का सॉल्यूशन देखना है तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, इसका सॉल्यूशन में वहाँ पे करवाया है, अच्छी तरीके से उसको देख लीजिएगा। फिर लिखा चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना है आपको। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत प्रणाली का चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, ये भी आपको बताना है। या तो अथवा देखे रखा है, इसके बारे में लिख लो, क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर साथियों क्या देखे रखा है, उपखंड 2 में तो ये मैंने फिजिक्स के बाद बायोलॉजी बताया है, सॉरी फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री बताया है, ये सब मैंने करवा के रखा है, बस आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, कह रहा है कि जब Zn साथियों H2SO4 के संग अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बनता है साथियों ZnSO4 + H2 गैस। बस संतुलित रासायनिक समीकरण देना है ऐसे लिख करके। तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीशियम पट्टी करवा दीजिए। चलिए तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साथियों ध्यान समझिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को बोलते हैं। ओके, तन मैग्नीशियम साथियों क्या लिखा है, मैग्नीशियम, तो साथियों क्या हो जाएगा साथियों, मैग्नीशियम पट्टी मतलब साथियों Mg देख के रखा है। इसे जब रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा साथियों MgCl2 + H2 गैस निकलती है। यहाँ पे देखिए 2 Cl है 2 H है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, बस हो गया। ये सब मैंने करवा दिया पहले से ही सब, बस अब अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। इसको मैंने रिवीजन भी करवाया था, बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कैसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि आप परेशान ना हो एग्जाम में जा करके। ओके, निम्नलिखित के कारण बताना है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड आयस का ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। आईयूपीएसी नेम, भैया ये अगर आपने इसको अभी तक नहीं पढ़ा है आईयूपीएसी नेम, तो मैंने एक बढ़िया साथियों 20+ कंपाउंड्स के नेम और फार्मूला बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर के देख लो, सब कुछ मैंने पढ़ा के रखा है साथियों। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, ये सब मैंने पढ़ा दिया है, बस आप प्रैक्टिस करके जाइए, बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा आने वाला है साथियों। और यहाँ पे अथवा करके भी देखे रखा है, जो भी 6 नंबर के प्रश्न होंगे उसमें आपको अथवा का एक प्रश्न मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए विकृत गंधिता, रेडॉक्स, एस्टरीकरण, ये सब पढ़ा दिया भैया। एस्टरीकरण किसे कहते हैं, किसी भी अभिक्रिया के दौरान एस्टर के निर्माण को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका रिएक्शन आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। यहाँ पे देखिए उपखंड 3 में बायोलॉजी शुरू हो जाता है। जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण के बीच में अंतर बताना है साथियों, और इसको उदाहरण द्वारा समझाना है।
चित्र को अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम। ये तो बहुत ही आसान है। ये आपके पास एक चित्र आएगा, यहाँ पे ए नंबर लिखा है, या बी लिखा है, या सी लिखा है, या डी लिखा है। इन सभी के अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताना है। इसलिए मैं कहता हूँ अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम याद ही कर लो। आया तो चित्र में बता देंगे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आता है। आज ही जाकर अभी याद कर लो। ओके, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सब पढ़ना लिखना है और यहाँ पे बताना है कि लिंग निर्धारण वंशागुत कैसे हो सकता है, ये बताना है। तो लिंग निर्धारण के बारे में इसमें बताना है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी तुमको बताना है। देखिए, वंशानुगत जो होता है वो डीएनए के द्वारा कभी कभी हो जाता है। डीएनए ही मेन उत्पाद होता है, डीएनए मेन मुख्य पदार्थ होता है। कभी कभी बोले होते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ कौन से होते हैं, डीएनए होता है साथियों। ओके, अगर देखिए आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों का नामांकित कीजिए। मुख्य ग्रास का आवास छोटी आंत। केवल चित्र बनाना, उनके नाम लिखना होगा, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में पर उसके प्रवेश करते हुए दिखाई। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब मैंने पढ़ा के रखा। बस आप अगर इसी तरीके से तैयार किए होंगे तो घबराना नहीं है। जितना भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बायोलॉजी में छोड़कर मत आइएगा, किसी में छोड़िएगा नहीं। बस कॉन्सेप्ट आपका सही हो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, रट्टा मत मारिए, केवल उसे पढ़ लीजिए। आंखें बंद करके मत याद करिए, आंखें खोल करके उसे पढ़ लीजिए। अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे ना तब भी आपके काम आने वाला है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके काम आने वाला है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। ये था तो लास्ट क्लास थी मॉडल पेपर को लेकर के। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतर जाए। जितना भी आपने याद किया है आज और मेहनत करिए, लेकिन साथियों नींद भी थोड़ा ले लीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो वहाँ पर आपको सिर दर्द होने लगेगा, भूख लग जाएगी, थकावट महसूस होगा, तो आपका पेपर और अच्छा नहीं हो सकता है। तो आप नींद भी लीजिए, पढ़ाई भी करिए, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बेहतर जाए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।